क्या अमीर बनना आपका सपना है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? क्या आप चाहते हैं कि आप बिलियंस में पैसे कमाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह किताब आपको सिखाएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि वेल्थ का मतलब क्या होता है और पैसों की कदर कैसे की जाती है। दोस्तों, कई बार हम यह सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पैसे होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल लाइफ जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलियनर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त आप पैसों को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होगे वो कुछ साल बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान का पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होती है, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के होते हैं। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन्स पर बात किया गया है। कुछ लेसन्स हमारे निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टरों की खूबसूरती यह है कि उन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह लेसन सिर्फ ज़्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। ये बुक आपके पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम करेगा। दोस्तों, जब लेखक मॉर्गन हाउसेल जब कॉलेज में पढ़ते थे तब पैसे कमाने के लिए जॉब किया करते थे। जहाँ पर वो काम करते थे वो लॉस एंजल्स का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर वहाँ पर आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था, काफ़ी तेज दिमाग वाला भी था। 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट का डिजाइन करके उसे पेटेंट करवाया था। उस यंग मिलियनर ने कई सारी टेक कंपनीज को स्टार्ट किया और बाद में उसे बेच दिया। वो लड़का काफ़ी सफल भी था, लेकिन वो पैसों के मामले में काफ़ी अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता था वहाँ पर वो अपनी साथ नोटों की गड्डी रखता था और जिसके साथ भी बात करता था उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो लड़का शराब पीकर बड़े बड़े डींगे मारता था। एक दिन आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट्स देकर पास वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले में दुकानदार ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग लड़के ने इस सोने के सिक्के का क्या किया होगा? उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सबने मिलकर उन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ऐसे फेंके जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता हो। इसके कुछ दिनों ही बाद वो यंग लड़का एक होटल में एक लैंप से टकरा गया। उसके बाद उस लड़के ने मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है। तो इस यंग लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसा निकालकर उस होटल मैनेजर के मुंह पर मारे और कहा कि यह रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि ये मात्र एक कहानी है, कोई सच नहीं है, और आप यह भी सोच रहे होंगे कि क्या इस यंग बिलियनर का क्या हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी सच्ची कहानियाँ पढ़ोगे, लेकिन इस कहानी के अंत में इस यंग मिलियनर का दिवाला निकल जाता है। इसने कुछ ही सालों में उसने जो भी कुछ कमाया हुआ था वो सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए। उसके यार दोस्त भी उसे छोड़ के चले गए। दोस्तों, देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलो दोस्तों, और एक कहानी अपन सुनते हैं। रोनाल्ड रीड एक मामूली सा वर्कर था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और पला बढ़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की हुई थी, और उससे भी मज़ेदार बात यह थी कि वो रोज़ स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचा था। रोनाल्डो एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल तक उसने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियाँ रिपेयर करने का काम किया। उसने एक कंपनी में 20 साल तक फ्लोरों की सफाई का काम किया। उसके बाद 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का घर खरीद लिया। उसने वो घर $12000 में खरीद लिया था और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी घर में ही गुजारी। रोनाल्ड रीड की शादी भी हुई, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो आपको उसकी वाइफ चली गई। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड रीड की हॉबी लकड़ियाँ काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज़ हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का दिन था। यह बात 2014 की थी, जब वो 92 साल का था और उसके पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक लाइब्रेरी के डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया पर रोनाल्ड रीड सर्च करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलियनर था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्डो ने कोई भी लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला हुआ था। रोनाल्ड सिर्फ अपना पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक पैसे को सेव करके उसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करता था। यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी निकाला नहीं था। उसने अपने सेविंग्स को सालों साल कंपाउंड किया हुआ था। उसके मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हुई थी। दोस्तों, क्या आप कंपाउंडिंग का कंसेप्ट जानते हैं?
चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको और एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। अब एक नज़र डालते उस आदमी की जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। उसका नाम रिचर्ड फ्यूज था। वो एक एग्जीक्यूटिव था और उसने हार्वर्ड में MBA किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर्ड हो गया था। उसका अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल के लिस्ट में भी उसका नाम शामिल था। उसका एक बड़े शहर में 18,000 स्क्वायर फुट का एक बंगला था जिसके अंदर 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 2 गैराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगलों के मेंटेनेंस के लिए उसने $90,000 खर्च करता था और इसको मेंटेन करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा उधार लिया हुआ था। लेकिन फिर उसकी किस्मत में एक करवट आई, यानी कि 2008 में फाइनेंस क्राइसिस आए और रिचर्ड रातों रात फुटपाथ पे आ गया। दोस्तों, इन दोनों यंग मिलियनर्स यानी कि रोनाल्ड रीड और रिचर्ड जी की कहानी से हमने क्या सीखा? हम इस कहानी से ये सीख मिलती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ रोनाल्डो जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान जैसे कि डॉक्टर, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा एक मामूली का इंसान काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहाँ आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे यहाँ ज़्यादा मायने रखता है। इस किताब में यह समझाया गया है कि दरअसल हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होते हैं। सब लोगों का यही मानना होता है कि आज की तारीख में हम अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ साल गुजर जाने के बाद जब हम पलट कर पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि काश हमने उस वक्त कुछ अलग डिसीजन लिया होता, शायद आज हमारी लाइफ ज़्यादा बेहतर होती। फिर भी जब बात पैसों के बारे में डिसीजन लेने की होती है तो दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने डिसीजन इमोशनल होकर लेते हैं और फिर अपने इन डिसीजन को लॉजिकली सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह यह होती है कि असल में जो सीख हम पहले मिलनी चाहिए थी वह हमें बाद में मिलती है। यहाँ पर ऑथर ने हमारी मदद करने के लिए साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड उन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है जिनकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत डिसीजन ले लेते हैं और जिनके बारे में सीख कर आप बहुत जल्दी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बना सकते। इस किताब में काफ़ी सारे लेसन्स बताए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊँगा। तो लेसन नंबर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही अनुभव कर पाता है। इस अनुभव के बेसिस पर ही हम यह सोचते हैं कि हमें यह पता है कि यह दुनिया किस तरह से काम करती है, लेकिन असल बात तो यह है कि लाइफ में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे सर्कमस्टांसेस और हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ हो वो रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से अलग होगी जो अमीरी में पला बड़ा हो। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल का डेटा लेकर यह देखने के लिए यह स्टडी किया कि लोग किस बेसिस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसके एजुकेशनल और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है जो पूरी तरह से सर्कमस्टांसेस और अनुभव पर डिपेंड करता है। लोग पैसों को लेकर कोई भी निर्णय अपने पास मौजूदा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों, लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक इफेक्ट भी करता है। उदाहरण के तौर पर 1968 में अमेरिका का एक लेक साइड स्कूल दुनिया के कुछ गिने चुने स्कूल में से एक था जहां पर $3,000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनमें से सिर्फ 300 बच्चे ही लेक साइड स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल गेट्स उनमें से एक थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं गए होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ लेक साइड स्कूल में केट्स इवान नाम का एक लड़का था जो बिल गेट्स का काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था। वो बिल गेट्स की तरह बहुत ही अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट भी था जो कि फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को बना सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। यहाँ बेड लक का एक उदाहरण है, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़े रहे किसी बच्चे का माउंट एवरेस्टिंग के दौरान मारे जाने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक होती। इस तरह आपका कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि उसके पीछे का कारण आप नहीं बल्कि आपका लक हो सकता है। लेसन नंबर 3, नेवर इनफ। कर्ट वॉनगट और जोसेफ हेलर दोनों ही अमेरिकन के बहुत बड़े लेखक थे। एक बार दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए थे। कर्ट ने जोसेफ जी को कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी जग प्रसिद्ध नोवेल से भी आज तक नहीं कमा पाया है। यह सुनकर जोसेफ जी ने कहा कि यह सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा और वो है इनफ, यानी कि बहुत। दोस्तों, इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज़्यादा की तलाश में ही रहता है और चाहे हमारे पास जितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद
को कंपेयर करते हो और हमेशा ऐसी चीज चाहते हो जो दूसरों के पास है। दोस्तों इनफ का मतलब यहाँ पर यही नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाए और अपनी लाइफ को मुश्किल में बिताए, बल्कि यहाँ पर इनफ का मतलब यह है कि आपको यह क्लियरिटी होनी चाहिए कि कितने पैसे आपके लिए इनफ हो गए, बजाय इसके सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना। दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि रेप्यूटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, लव और हैप्पीनेस आदि चीजें जिन्हें छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागना एक मूर्खता है। लेसन नंबर 4, कोफाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हमें यह कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उस फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों जब यह किताब लिखी गई तब वॉरेन बफेट जी की टोटल नेटवर्थ $84.5 बिलियन थी और जिसमें से $81.5 बिलियन रकम उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई थी। वॉरेन बफेट जी 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था। अगर उन्होंने वे 30 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते तो उन्हें सेम रिटर्न नहीं मिलता था और उनकी टोटल नेटवर्थ $84.5 मिलियन की जगह पे $11.9 मिलियन ही होती, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। वॉरेन बफेट इसलिए सफल नहीं थे क्योंकि वो अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसलिए अच्छे और कामयाब थे क्योंकि लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे। नेक्स्ट लेसन, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक शख्स को अमीर बने रहने के लिए उसके अंदर थोड़ा पागलपन और थोड़ी किफायत करने की आदत का होना जरूरी है। अक्सर बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उससे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ी और फिल्मी सितारों के साथ होता है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं होती। न तो उन्होंने अपने पैसों को सेव किया और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया, बल्कि वहाँ अपने पैसों को अंधाधुंध खर्चा करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों के अंदर पैसों की समझ का डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। आप अपने सारे डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर लीजिए और यह सोच कर नहीं कि आपको किसी को दिखाना या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि जहाँ पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने, ऑप्टिमिस्टिक बने रहने और अपनी कोशिश पर यकीन रखने की बहुत जरूर होती है, वहीं पैसे बचाने के लिए रिस्क से बचना, किफायती बनना और इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि आपकी कामयाबी में किस्मत का भी एक अहम रोल होता है। यहाँ किफायती होने का मतलब यही नहीं है कि आप एकदम से कंगाल लोगों की तरह रहे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह अपने पैसे खर्च ना करें, फालतू के दिखावे में ना जाए। इसलिए आप इस बात को पक्का कीजिए कि कहीं आप अपनी कमाई को फ्यूचर के लिए रखने की जगह उससे आज ही खर्च ना कर दें। आपको पैसों कमाने के साथ साथ जिंदगी में और भी जरूरी चीजें जैसे कि एक्सरसाइज, खेल, लर्निंग वगैरह उन सब पर भी अपना थोड़ा समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का असली मजा इन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों को मेंटेन रखने में ही होता है। इनकी वजह से आप पूरी तरह से हेल्दी, वेल्दी और वाइज बने रहोगे। आप अपने पास हमेशा 20% लिक्विडिटी अमाउंट जरूर रखें। अगर मार्केट में अचानक गिरावट होती है तो आप अपने शेयर बेचने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप उस समय उस फंड के जरिए और ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो। याद रखें, आपके पैसे जब भी बढ़ेंगे तो कंपाउंडिंग के जरिए ही बढ़ेंगे, इसलिए आप इसमें कोई रुकावट मत आने दीजिए। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए यहाँ 3 अहम चीज़ें हमेशा के लिए जिम्मेदार होती है। पहली हाई सेविंग रेट, दूसरा पेशेंस और तीसरा लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट लेसन, वेल्थी इज व्हाट यू डोंट सी। इस चैप्टर में लेखक ने बताया गया है कि ज़्यादातर महंगी और फैंसी कार चलाने वाले लोग असल में ज़्यादा अमीर नहीं होते। वहाँ अपना ज़्यादातर पैसा महंगी कार पर ही खर्च कर देते हैं। एक महंगी कार खरीद लेने से इस लोगों के बारे में यह पता नहीं चल पाता है कि वाकई में पैसों की समझ है, बल्कि सच्चाई तो यह होती है कि इस लोगों को पैसों की बिल्कुल समझ नहीं होती है। दरअसल हमसे ज़्यादातर लोग दूसरे लोगों को बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ही जज कर लेते हैं, जैसे कि कोई शख्स कौन सी गाड़ी चलाता है, वह कैसे घर में रहता है और वह किस तरह से कपड़े पहनता है वगैरह वगैरह। लेकिन असल में वेल्थ नजर नहीं आती। यहाँ एक एसेट होती है जिन्हें बाहरी दिखावटी चीज़ों में नहीं बदला जा सकता, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस वगैरह। आपका अमीर होना सिर्फ आपकी मौजूदा इनकम को दिखाता है, लेकिन आपका वेल्थी होने का मतलब है कि आपकी मौजूदा इनकम और सेविंग्स मिलाकर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे आपके फ्यूचर में बिना किसी परेशान के अपने पैसे खर्च कर सके। रिच होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्थी भी है। एक अमीर शख्स दिखने की आपकी इच्छा के पीछे एक बड़ी वजह यही है कि लोगों के लिए एक रिच मॉडल को तलाश करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से नजर आते हैं। लेकिन वहीं पर एक वेल्थी रोल मॉडल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेल्थी हमेशा छिपी रहती है। नेक्स्ट लेसन, सेव मनी। आप खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। दरअसल वेल्थ को जमा करने के लिए आपको कोई हाई इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको हाई सेविंग्स की जरूरत होती है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी इच्छा और जरूरत के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी सेविंग्स, आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच क्या एक गैप होती है। आपकी सेविंग्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपकी इनकम को बढ़ाना
नहीं है, बल्कि आपकी ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को बढ़ाना होता है। आप अपनी इच्छाओं को कम करके अपनी खर्च को कम कर सकते हो, और आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हो जब आप इस बात पर ज़्यादातर ध्यान दें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके पास पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की वजह का होना जरूरी नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करना आपको लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपके पास हर चीज़ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जिसका मतलब है कि आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कुछ नई स्किल सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो यह सोचते कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वो जो यह सोचते कि बचत नहीं कर सकते, और तीसरे वो जो बचत करते हैं और वक्त के साथ साथ बहुत वेल्दी भी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है। लेकिन पहली और दूसरी तरह के लोग अपनी बाकी उम्र तंग हाल की जिंदगी में गुजारते और वो दूसरों पर डिपेंड रहते, वो स्वभाव से भी बहुत कड़वे हो जाते। इसलिए आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज से ही बचत करना सीखिए और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, ये पूरी समरी का मैं आपको 9 पॉइंट में कंक्लूजन बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जब आप लाइफ में आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हो तो ह्यूमैनिटी को फॉलो करें, और जब बुरी चीज़ हो रही हो तो फॉरगिवनेस और काइंडनेस को फॉलो करें। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान जैसे कि डॉक्टर, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्डो जैसा एक मामूली सा इंसान काफ़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमेशा सही होना जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कम ईगो का मतलब ये है ज़्यादा वेल्थ और सेविंग करना। एक तरह से आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का एक गैप है। अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करिए कि आप रात को बिना किसी फिक्र के आराम से सो सके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम को बढ़ाए, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पैसे सेव करने के लिए किसी स्पेसिफिक गोल की जरूरत नहीं है, इसलिए बचत जरूर करें क्योंकि ये आपको भविष्य में फ्रीडम देता है। अपने पैसों का नेक्स्ट पॉइंट, अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरों को दिखावे पर ना पड़े बल्कि एक वेल्दी इंसान बनने पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त दूसरों पर आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि सामने वाला किस चीज में क्यों और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिएगा, और आपको यह बुक समरी कैसे लगी है वो यह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, ऐसी ही दूसरी बुक है जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, जो वो भी आपको रिच बनाने में हेल्प करेगी, तो आप वो बुक की समरी भी आप लोग इधर से सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।